अब कांग्रेस में मुलाकातों का दौर, बयानबाजी पर हाईकमान सख्त, दिल्ली से आया क्या संदेशा, एमपी कांग्रेस में बदलाव होगा। प्रदेश सह प्रभारी संजय कपूर की आधे घंटे हुई अजय सिंह से बात, आधे घंटे अरुण यादव से भी हुई मुलाकात। तो आखिर क्या हुई बात? उपचुनाव को लेकर बात हुई है। हमारा खंडवा लोकसभा का उपचुनाव होना, उस पर चर्चा हुई है। और मिशन 2023 जिसके लिए हम सब जुटने वाले हैं अगले 2 साल बाद जो होना है, उसकी रूपरेखा कैसी बनाई जाए। अभी जो माननीय अध्यक्ष जी ने जो ज़िलों में प्रभारी बनाए हैं और मंडलम और बूथ सेक्टर को कैसे मजबूत करना है, वो सारी उन बिंदुओं पर सारी बात हुई है। यहाँ तो सब ऑल इज वेल लगता है, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस में एंट्री को लेकर प्रदेश नेतृत्व पर की गई बयानबाजी पर हाईकमान सख्त है। कमलनाथ पर अजय सिंह के ताजा बयान पर भी हाईकमान गंभीर है। तो क्या ये मैसेज साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व कमलनाथ के साथ है? और क्या 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नए कलेबर में नजर आएगी? क्योंकि बयान तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो जंबो कार्यकारिणी है, उसको भंग करने की कवायद चालू हो गई है। कुछ जिला अध्यक्षों को भी बदलना जो 10-10, 12-12 साल से हैं, उन जिला अध्यक्षों को बदलेंगे। नई कार्यकारिणी में उन लोगों को तवज्जो देंगे जो यूथ कांग्रेस की उम्र पार करके कांग्रेस की दहलीज पे खड़े हैं। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस से चुनावी भिड़ंत की उतनी चिंता नहीं है, लेकिन उसके तंज से समझा जा सकता है कि कांग्रेस की जंग अभी कलह से है। कांग्रेस के नेता बंद कमरों में मुलाकात कर रहे हैं। कल अजय सिंह यादव, अरुण यादव, संजय कपूर ने एक साथ मुलाकात की। खुले में भी करें, उन्हें क्या दिक्कत है, कहीं भी कर सकते हैं। वो पता नहीं क्यों बंद कमरे में करते हैं। बीजेपी की सोच चाहे जो हो, लेकिन कांग्रेस में बयानबाजी पर रिपोर्ट प्रभारी मुकुल वासनिक होते हुए आला कमान तक पहुंचेगी। वैसे जानकारों की माने तो आगामी दिनों में खंडवा में लोकसभा और जोबट पृथ्वीपुर में विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। इसलिए पार्टी नहीं चाहती कि किसी तरह से संगठनात्मक स्तर पर विवाद हो। जिस तरह कांग्रेस ने दमोह जीता, उसी तरह यहाँ भी फतेह की पताका लहराए। एक मैसेज ये भी हो सकता है कि सिंधिया के कांग्रेस से जाने के बाद कमलनाथ का नेतृत्व ही अभी मान्य होगा। लेकिन एक और चीज है जो बार बार ध्यान खींचती है, वो है इन सब पर दिग्विजय सिंह का कम बोलना। क्या ये कमलनाथ और दिग्विजय की रणनीति का एक हिस्सा है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है हाथ मिलाने के लिए मुलाकात। बशीर बद्र साहब का एक शेर है जो भोपाली में है कि दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। कुछ इसी मिजाज का शेर है, माफ़ कीजिएगा, पूरा मुझे वो शेर मेरे जहन में नहीं है। लेकिन ये अक्सर रवायत संसार की या सियासत की तो ख़ास तौर पर होती है कि जहाँ हाथ ज़रूर मिलते रहते हैं लेकिन दिल नहीं मिलते हैं। दिल का मिलना इसलिए कठिन होता है क्योंकि बहुत सारे सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती हैं, जिसको कुछ लोग या हम ही लोग मीडिया से जुड़े लोग वेस्ट इंटरेस्ट भी कहते हैं, निहित स्वार्थ भी बोलते हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो एक शुभ संकेत ये दिखता है कि लंबे समय बाद सुध लीना। बीजेपी में अगर बात करें तो बीजेपी में कहा जाता है केंद्रीय नेतृत्व, और कांग्रेस में एक बड़ा सुंदर सा शब्द है जो चला आ रहा है, आला कमान। तो आला कमान जो है, वो आला कमान ने मध्य प्रदेश के मसलों पर रुचि ली है, जो बहुत शुभ संकेत है। और ये वैसा ही संकेत है जैसे आप पुरानी हिंदी फिल्मों में देखते थे कि मुन्ना की चिट्ठी आ गई मुन्ना की चिट्ठी, और फिर वो दौड़कर बूढ़े पिता के पास पहुंचते थे, मुन्ना शहर से आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। इसी तरह का ये मैसेज कुछ आला कमान का है। नहीं तो ऐसा लगता था कि मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है, आला कमान जो कांग्रेस का है वो मानता है कि वहाँ सक्षम लोग हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, अजय सिंह जी हैं, अरुण यादव हैं, ये सब निपटा लेंगे, हमारी ज़रूरत नहीं है। कोई बयानबाजी कर रहा है, मानक अग्रवाल जी कुछ कह रहे हैं तो उनका निपटा लेंगे सब मामला। लेकिन अब की बार जिस तरह से ये कॉग्निजेंस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं संज्ञान लेना, ये कॉग्निजेंस जो लिया है, तो इसका मतलब क्या है? क्या कमलनाथ जी के प्रति जिस तरह से कहा गया कि शुरू में थोड़ा सा कुछ आला कमान और कमलनाथ जी के बीच में
अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं थी, वो अंडरस्टैंडिंग बैठ गई है अब, और आला कमान मानता है कि 2023 कमलनाथ जी के हाथ में सुरक्षित है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य। कई सवाल हैं, इसी पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ हैं स्टूडियो में दुर्गेश केसवानी जी, युवा नेता और बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सर। अजीत सिंह भदौरिया जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी बहुत स्वागत है। चैतन्य जी, पहली टिप्पणी आप ही की कि सुध लीना, कितना इत्तेफाक रखते हैं आपकी आला कमान जो है उसने मध्य प्रदेश की तरफ रुख ही नहीं किया है, बल्कि 2 सीनियर लीडर से बातचीत भी की है, उनसे पूछा है, उनके दुख सुख पर भी बात की है और पार्टी के दुख सुख पर भी बात की है और 2023 पर भी बात की है। क्या किस तरह देखते हैं आप इन मुलाकातों को? नहीं, देखिए शरद जी, अब ये ज़रूरी हो गया था कि कांग्रेस के आला कमान को मध्य प्रदेश में जो कुछ भी चल रहा है उसमें हस्तक्षेप करना है। अभी आपने कहा कि यहाँ के नेता और आला कमान ये समझता था कि वहाँ जो भी विवाद हैं वो सब निपटा लिए जाएंगे। मुझे लगता है इसी निपटाने के चक्कर में पार्टी निपट गई मध्य प्रदेश से। तो अब ये कांग्रेस के जो आला कमान है उनको ये लगने लगा है कि स्थितियाँ अब कुछ ऐसी नहीं है कि जिनको यहाँ के ही लीडर निपटा सके, हमें इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और यही कारण है कि अभी संजय कपूर जी ने अरुण यादव जी से और अजय सिंह राहुल जी से बात की, क्योंकि ये दोनों ही नेता कमलनाथ के नेतृत्व को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट चुनौती दे रहे थे। और उसके पीछे कारण भी थे कि राकेश चतुर्वेदी जो कट्टर विरोधी माने जाते हैं अजय सिंह के, उनको रीवा का प्रभार दे दिया गया। और बाबूलाल चौरसिया को लेके तो खैर अरुण यादव ने काफ़ी बयानबाजी की थी। लेकिन अब ये देखना ज़रूरी होगा कि आगामी चुनाव होने वाले हैं, खंडवा का भी लोकसभा चुनाव होने वाला है, 2-3 विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। और जब दमोह से जो उनको जीत मिली है कांग्रेस को, काफ़ी लंबे वोटों से जीत मिली, जबकि बीजेपी का पूरा कुनवा वहाँ पे लगा हुआ था, मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उसके बाद अगर 17-18 हज़ार से कांग्रेस को जीत मिली तो कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी ऊर्जा आ गई। और उसको लगता है कि अब ये जो आगे आने वाले उपचुनाव हैं उसमें हमें विजय हासिल होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह के बयानबाजी कांग्रेस में चल रही थी और जिस तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट में इस तरह की बयानबाजी चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं निपटाना ज़रूरी है। ये बात अलग है कि अजय सिंह जी ने बाद में अपने जो समर्थक थे उनसे कहा कि भाई अब इस तरह की कोई बयानबाजी सार्वजनिक रूप से ना की जाए जिससे पार्टी को ठेस पहुँचे। तो अब ये दूसरी बात ये है कि कमलनाथ पे भरोसा तो पार्टी को है, इसलिए देखिए तमाम विवादों के बावजूद भी कमलनाथ को ही नेता माना जा रहा है मध्य प्रदेश में। और उसके पीछे कारण ये भी है कि भले ही सिंधिया जी के बगावत के कारण कांग्रेस की सरकार यहाँ से चली गई हो, लेकिन जिस तरह से वो आक्रामक हैं, वैसे इस तरह का उनका स्वभाव नहीं है कमलनाथ जी का कि वो इस तरह से आक्रमण करें, लेकिन जिस तरह से आक्रामक हैं वो, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को लगने लगा कि अब एकमात्र चेहरा कमलनाथ है और इसीलिए बीजेपी भी उन पर उस तरह से आक्रमण कर रही है। तो चलिए, ये तो खैर वक्त बताएगा कि ये जो एक समीकरण केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं, आला कमान का मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हमने देखा है, तो ये क्या गुल खिलाता है और इन दोनों नेताओं से जो चर्चा है उसके क्या नतीजे सामने आते हैं, क्या उनके लिए एक मैसेज है, मैसेज क्या है 2023 में उनकी भूमिका को लेकर। भदौरिया साहब, आप किस तरह देखते हैं? पार्टी आप ही की पार्टी का मसला है, इसलिए पहली प्रतिक्रिया आपकी होनी ही चाहिए। किस तरह आप देखते हैं और क्या ये सारी चीज़ों को ठीक करेगा? क्योंकि अजय सिंह जी या अरुण यादव की बयानबाजी दोनों जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। अजय सिंह जी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और अरुण जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। तो 2 बड़े नेताओं का मोर्चा खोलना तथाकथित रूप से प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ, ये कई सवाल भी खड़े कर रहा था। जी जी, देखिए आदरणीय शरद जी, कांग्रेस पार्टी में हाथ के संरक्षण में सारे नेताओं के दिल मिले हुए मध्य प्रदेश के अंदर। जहां तक बात आपने 2 नेताओं के पर्टिकुलर नाम लेके कहा कि आदरणीय अजय सिंह जी और आदरणीय अरुण यादव जी के संदर्भ में, तो ये 2 वो योद्धा हैं कि 2018 में सरकार बनवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने गोल को ले जाके डी के पास तक रखा, जिसको आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी ने, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, सुरेश पचौरी जी हों, अजय सिंह जी, अरुण यादव जी और तत्काल में सिंधिया जी, इन सब ने मिलकर गोल डी से गेंद को ले जाके गोल में परिवर्तित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। अब एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की 7.25 करोड़ जनता ने
5 साल के लिए मैंडेट दिया था, कमलनाथ जी को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए चुना था। परंतु आपके पूरा घटनाक्रम पे नहीं जाऊंगा, किस तरीके से सरकार को गिरा दिया। इसलिए अब मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का, आदरणीय शरद जी, पुनः संकल्पित है कि 2023 में आदरणीय कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाना है और इस प्रदेश के विकास की जो डोर टूट गई है, उस डोर को पुनः हाथ में कमलनाथ जी के थमाकर इस प्रदेश को विकास के पहिए पे बहुत तेजी के साथ दौड़ाना। इसलिए कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, भोपाल से लेके दिल्ली तक और जमीन से लेके राजधानी तक एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है, कहीं कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं। आपकी तकरीर जो है जज्बाती तो है ही और कार्यकर्ताओं के मन को छूने वाली भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता ही वो इकाई है, चाहे उधर बैठे भदौरिया जी हों या इधर बैठे दुर्गेश जी हों। अगर आपके मन प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आप लोग चौथी पीढ़ी हैं अपनी अपनी पार्टी की, जो 40 पार कर चुकी है और राजनीति में अपनी जगह तलाश रही है, और जिन नेताओं का झंडा लेकर चल रही है, पहले तो वो ये चाहती है कि उनके उन नेताओं का इकबाल बुलंद हो, क्योंकि उनका इकबाल बुलंद होगा तो आप लोगों का इकबाल बुलंद होगा। और आप जिनके पीछे झंडा लेकर चल रहे हैं वो दूसरी और तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। दुर्गेश जी। देखिए शरद जी, जो आज का विषय वो नितांती आंतरिक कांग्रेस का आंतरिक मसला है जी, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी यहाँ पे जो बातें कर रहे थे वो अपने प्रवक्ता धर्म को निर्वहन करते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, पर उसमें एक चीज़ ये भी बताई कि कांग्रेस अभी तक सिंधिया फोबिया से ही बाहर नहीं निकल पा रही है। आज भी उनके मन में कहीं पे एक मस्तिष्क में यह बात है कि वो सिंधिया जी की बात की ओर इंगित करते हुए बात करते हैं। अगर सब कुछ अच्छा होता शरद जी, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस में जिस तरह से 15 महीने का कमलनाथ जी का कार्यकाल देखा, उसके बाद लगभग 2.5 साल हो गया है, और इस 2.5 साल में अजय सिंह राहुल भैया अब जाके दिखने लगे, जैसा आपके चैनलों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से पता पड़ रहा है। सुरेश पचौरी जी कहीं पूरे उस 2.5 साल के दौरान नज़ारत थे। दिग्विजय सिंह जी, राहुल भैया, अनेक जो फैसियत थे, मुकेश नायक जी और अनेक नेता ऐसे हैं जिनको कहीं कहीं इस 2.5 साल में कहीं ना कहीं हाशिए पे रख दिया गया था। और अब जो परिवर्तन की बयार जो केंद्र की तरफ जिस आला कमान की आप बात कर रहे हैं, उसी आला कमान ने कोई परिवर्तन की बात की है, तभी ये सब चीज़ें बैठकों की बात हो रही है। और जैसा आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा, और कांग्रेस भी हमेशा यह दवाई देती रहती है कि हमारा खुला लोकतंत्र है, हम खुले लोकतंत्र की बात करते हैं, तो फिर कमरों की ज़रूरत क्या पड़ गई, खुले में बैठक करनी चाहिए थी, जैसा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा। पर कांग्रेस में कहीं पर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जो बातें निकल के आ रही हैं, कुछ मीडिया के माध्यम से, कुछ जो विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स हम सुन रहे हैं जिस बातों को, कहीं ना कहीं असंतोष एक जो कांग्रेस में पनप रहा है, उसी के तारतम्य में ये बैठकें दिखने को मिल रही हैं। चलिए मैं भट्ट साहब की तरफ चलता हूं, लेकिन दोनों ही पार्टियों की राजनीतिक शैली अलग है। भट्ट साहब, आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि बीजेपी में नेताओं की चमक दमक बरकरार रहती है, लेकिन ये दावा नहीं कर सकते कि वो हाशिए पर नहीं है। कांग्रेस में ये रहता है कि जो है वही नज़र आता है, मंजर जैसा है, अगर आसमान में बादल छाए हैं, बरसने वाले हैं, तो मंजर बिल्कुल वैसा रहता है। बीजेपी में भिन्न रहता है, क्योंकि बीजेपी में यही रहस्य लोग बीजेपी के नेताओं को भी पंजे के बल या एड़ी के बल खड़ा रखता है, क्योंकि वो जानते हैं कि मौसम कभी भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये दोनों पार्टियों की राजनीतिक शैली का अंतर है और एक बड़ा अंतर है। लेकिन राजनीति में जिसकी जड़ें मजबूत हैं उसकी जड़ें मजबूत ही रहती हैं, और निश्चित तौर पर तेज आंधियों का सामना भी वही दरख्त कर पाता है। ये बताइए मुझे कि कांग्रेस के लिए इस समय जो मंत्र जरूरी है, उसका फार्मूला जो राजनीतिक पर्यवेक्षक समझ पाते हैं वो यही समझ पाते हैं कि आला कमान की गहरी दिलचस्पी मध्य प्रदेश में, और कमलनाथ जी को पूरी ताकत से एक प्रोटेक्शन देना उधर बैठकर, क्योंकि फूट यही एक शब्द है जिसने 2003 से लेकर 2018 के पहले तक कांग्रेस को सत्ता से वंचित रखा, और 2018 में थोड़ा समय सत्ता सुख का भोगने के बाद अगर किसी चीज ने उसको फिर सत्ता से दूर किया तो वो फूट, विघटन और मनमुटाव की राजनीति रही। जी सर। देखिए शरद जी, ये भी बड़े मजे की बात है कि कमलनाथ जी को राजस्थान में जो गहलोत वर्सेस पायलट जी का विवाद चल रहा है उसको सुलझाने का जिम्मा दिया गया है।
मुझे लगता है कि जिसके घर में ही खुद विवाद चल रहा है वो अगर पड़ोसी का विवाद सुलझाने जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उसमें सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में विवाद की स्थिति तो है, ठीक है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर कह रहे हैं कि हम लोग सब इकट्ठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनभेद तो है। और उसको ही लेके आप देखिए कि जिस तरह की खबरें आई हैं, और उसके साथ साथ आप देखिए कि पंजाब में भी, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी, तीनों जगह कहीं ना कहीं कोई इस तरह की गड़बड़ियां नजर आ रही हैं। और यही कारण है मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का जो आला कमान है वो सचेत हुआ है, क्योंकि अभी तक तो जो स्थितियां थी वो मुझे लगता नहीं कि लोकतंत्र उसको कहा जाए, वो अराजकता की स्थिति थी, जिसको जो मर्जी मुंह में आ रहा था वो बोल रहा था। लेकिन इसको अब अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि देखिए आगे अभी चुनाव हैं और आगे के चुनाव होने वाले हैं, उससे अगर कांग्रेस को जीत मिलती है तो निश्चित तौर पे उसका जो उत्साह है वो द्विगुणित हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो आला कमान ने भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है कि अगर इस तरह के सार्वजनिक बयान दिए जाएं, जबकि कमलनाथ को एकमात्र चेहरा माना जा रहा है अभी मध्य प्रदेश में, और अगर उनके नेतृत्व के खिलाफ कहीं कोई बात की जा रही है और वो भी एक सार्वजनिक मंच से, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये लगने लगा कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी विघटन की स्थिति हो जाए। और यही कारण है कि संजय कपूर जी ने आके उन दोनों बड़े नेताओं से जो अभी तक हाशिए पे थे, लगभग तो हाशिए ही पे हैं, चाहे अजय सिंह जी हों चाहे अरुण यादव तो बहुत लंबे समय से हाशिए पे हैं, उन दोनों से बात की। जहाँ तक दुर्गेश जी का कहना है कि सार्वजनिक रूप से क्यों बात नहीं की, बंद कमरे में क्यों बात की, तो आपके नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय ने भी तो बंद कमरे में बात की। तो भाई राजनीतिक चर्चा तो बंद कमरे ही में होती ना, ऐसे मैदान में खड़े होकर तो चर्चा नहीं होती। तो ये तो हर पार्टी के एक तरीका होता है कि जो भी नेता किसी दूसरे से मिलता है वो पहले बंद कमरे में बात करता है, उसके बाद जो कुछ भी बात है उसको किस तरह से पेश करना है वो मीडिया के सामने पेश करता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब चूंकि कमलनाथ जी को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है, तो जो जिस तरह का संगठन में बदलाव होना है, और संगठन में बदलाव बहुत जरूरी है। आप देखिए कि कई जो जिलाध्यक्ष हैं वो 10-10 साल से अध्यक्ष बने हुए हैं, उनकी पूरी ऊर्जा समाप्त हो गई है। हमारे जबलपुर के ही अध्यक्ष दिनेश यादव वो पिछले 10 साल से अध्यक्ष हैं, वो अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं। उससे बेहतर ये होगा कि किसी आप नए युवा को अगर आप मौका देंगे तो वो नई ऊर्जा के साथ, नए साथियों के साथ कांग्रेस का परचम फैलाएगा। मुझे लगता है कि इस संबंध में अब आला कमान जो है वो सचेत हुआ है, और बहुत जल्द कहीं ना कहीं इसमें संगठन में बदलाव की जो बयार बहने वाली है उसका परिणाम आपको देखने मिलेगा। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है कि आपको अपने नेतृत्व को टटोलने की न सिर्फ कांग्रेस के लिए ये बात है बल्कि बीजेपी के लिए भी ये बात है। और यही बात मानी भी जा रही है कि बीजेपी खुद ये देख रही है कि आखिर उसने जिन नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश की, चाहे हरियाणा की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, जिन नेताओं पर दांव खेला गया, खट्टर जी पर, रावत जी पर या फडणवीस जी पर, वो अपनी तमाम ईमानदारी, प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति, लेकिन जैसा उनको उड़ान भरनी थी शिवराज जी की तरह या डॉक्टर रमन सिंह की तरह, वैसी उड़ान नहीं भर पाए। और यही वजह है कि पार्टी आज दुविधा में है कि हरियाणा में तीसरा टर्म होगा नहीं होगा, महाराष्ट्र में तो गठबंधन की सरकार बनी गई, बीजेपी की नहीं बन पाई, और यही स्थिति उत्तराखंड को लेकर भी एक चुनौती है। तो नेतृत्व पर दोनों ही पार्टियों को दांव खेलना होगा, और ये चुनौती कांग्रेस के लिए भी बड़ी है। भदौरिया साहब, अब बारी आपकी है, जोर लगाइए और पार्टी में ऊपर तक भी बोलिए कि, और दुर्गेश जी को भी शुभकामनाएं दीजिए कि आप अब युवा नेतृत्व का समय है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी अपनी भूमिका निभाएं 2023 में, और शुभकामनाएं हैं कांग्रेस को और बीजेपी को, दोनों को। लेकिन इसके बाद दोनों ही पार्टियों में इकबाल बुलंद होना चाहिए युवाओं का। जी देखिए आदरणीय शरद जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं दोनों और जितने भी मध्य प्रदेश के राजनीतिक दल हैं उनके युवाओं की तरफ से, परंतु जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का सबसे युवा मंत्रिमंडल दिया था कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो जो इतने अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश को विकास के पथ पे ले जा रहा था, परंतु भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने युवाओं के अधिकारों का हनन करवा दिया। जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की है आदरणीय शरद जी, तो जितनी कांग्रेस इस लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी,
भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि जनहित के मुद्दे पे चर्चा करें सरकार की कैबिनेट में बैठ के, ना कि पाइपों की खरीदी के बारे में करें। किस टेंडर में कौन सी चीज में कितनी छूट देना है, कितना उसमें प्रॉफिट होगा, इस मामले में किस तरीके से बंदरबाट हो रही। कैबिनेट के सदस्य, आज कितना दुर्भाग्य है कि शिवराज कैबिनेट के सदस्य प्रदेश के विकास के संदर्भ में चर्चा नहीं करते और अंदर विवाद होता है तो बंदरबाट को लेकर बातें करना। आप देखिए जो 2024 में नर्मदा मैया खत्म होने जा रही हैं, केंद्र के अधीन हो जाएंगी। विषय पर आ जाइए सर, इस पर बात कर लेंगे, 10,000 मीट्रिक टन पानी केवल मिल पाएगा। जी आपका अधिकार है, लेकिन ये विषय आज का नहीं है। मैं कांग्रेस, मैं भारतीय जनता पार्टी जी ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, क्योंकि हमारे मित्र ने एक उंगली उठाई है तो 3 और 4 उंगली भाई की तरफ भी उठेंगी। आदरणीय शरद जी, मैं तो ये बहुत विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूँ हमारे मित्र से, जिस तरीके से उन्होंने कमरा बंद मीटिंग का कहा कि आप बाहर भी कर सकते हैं सर, वो तो भट्ट साहब ने स्पष्ट कर दिया, कमरे बंद ही होते हैं राजनीतिक किस तरीके से पिछले किस तरीके के एक महीने में भोपाल से लेकर दिल्ली तक किस तरीके कमरा बंद मीटिंगें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो ये अपने आप में स्थिति स्पष्ट है आदरणीय शरद जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लेके संगठन तक में किस तरीके से विघटन है, वो प्रदेश के लिए और विकास के लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध हो। जी बोलिए तुर्की जी। देखिए, मुझे लगता है शरद जी, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं वो युवाओं पे जोर दे के बात कर रहे हैं। और युवा का हश्र क्या किया इन्होंने, जब आदरणीय सिंधिया जी पार्टी में थे और मैं जब चुनाव हुए थे शरद जी, जो चेहरा जनता के बीच में था वह सिंधिया जी का चेहरा था, जिसको कांग्रेस ने चुनाव जिसके आधार पर लड़ा। और आज ये सिंधिया जी की बुराई करने से नहीं बाज आते। तो मुझे लगता है कि जिन युवाओं की कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बातें करना जानती है, और मेरे मित्र वही बातें यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आज के विषय से हटकर मेरे मित्र सब बातें करके बता रहे हैं। और बैठकों के दौर, जैसा भट्ट साहब ने कहा, ये तो भारतीय जनता पार्टी सरकार पे सिद्ध हो रहा है। अरे हमारे यहाँ तो भैया, हमारे यहाँ तो खुला वो है, हमारा संगठन, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। हमारा संगठन, हमारी पार्टी, हमारा परिवार और इनका परिवार ही इनकी पार्टी है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है शरद जी, उस पे कांग्रेस के लोग, मेरे मित्र, बात कर रहे हैं। रही बात आज के जो विषय पे भट्ट साहब ने जैसे कहा, जो बंद कमरे की, तो भाजपा में चलन ही है, बैठकें हमेशा सतत एक दूसरे से मेल मुलाकात, बैठकें हमेशा होती रहती हैं। 24/7 हमारा कार्यकर्ता चार्ज रहता है। आप अभी भी अगर शरद जी कोई चुनाव आएगा तो हमारा कार्यकर्ता कमर बांधेगा, मुठ्ठियां मींच के, जो हमारा संगठन हमें आदेश करेगा, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अक्षर से उस बात का पालन करता है। और रही बात माननीय नरोत्तम मिश्रा जी की, कैलाश विजयवर्गीय जी की, क्योंकि कोरोना काल था, स्पष्ट रूप से उन्होंने मीडिया के समक्ष भी ये बात की, क्योंकि लंबे समय से एक दूसरे से मेल मुलाकात नहीं हुई थी, उसी तारतम्य में बैठकें थी। पर आपके जो अभी आज की जो बैठकें, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जो कांग्रेस के अंदर मन मुटाव था उसी को लेकर बैठकें हुई। ये आपके यहाँ से जब बाहर निकल के जब बात हुई तो ये बात हुई। और मेरे कांग्रेस के साथी, प्रवक्ता साथी, उस चीज को बार बार ढाकने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत भैया, आप धर्म निभा रहे हैं, पर एक बात, अगर आज मौका है आपको, तो उनको एक चेतावनी भी दी जाए कि बड़ा नेतृत्व, जो आपका नेतृत्व है, वरिष्ठ नेतृत्व, वो कर क्या रहा है। आप दे सकते हैं, आपके यहाँ तो खुला लोकतंत्र है। चलिए, लेकिन ये भी सही बात है कि बीजेपी का कार्यकर्ता हमेशा चार्ज रहता है, और मैं ये नहीं कहूँगा कांग्रेस का कार्यकर्ता डिस्चार्ज रहता है। लेकिन ये समस्या है कि एक की बैटरी पूरी तरह चार्ज करने के पहले ही या तो स्विच बंद कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है चार्जर को, और एक के यहाँ समस्या ये है कि सुपर चार्ज 100% फुल होने के बाद भी नहीं निकाला जाता, वो भी बैटरी के लिए ठीक नहीं है। तो दोनों ही पार्टियों को एक समायोजन करना पड़ेगा। फुल चार्ज होने के बाद निकाल दीजिए साहब, और उसके बाद उसको भी, बैटरी को भी थोड़ा रिलैक्स करिए, क्योंकि कहा यही जाता है कि फुल चार्ज होने के बाद भी अगर चार्ज करते रहेंगे तो बैटरी खराब हो जाएगी। बट साहब, इसी पर मैं आता हूँ, लेसन दोनों ही पार्टियों के लिए है। जीतने वाली पार्टी को और सावधान रहना पड़ता है, या सत्ता में रहने वाली पार्टी के लिए चुनौती और रहती है, और बीजेपी की चुनौती बड़ी से बड़ी होती जा रही है, क्योंकि ये उसका चौथा टर्म है मध्य प्रदेश में। चौथे टर्म में निश्चित तौर पर महत्वाकांक्षी नेताओं का एक समूह भी उभरा है पार्टी में, जो अपनी पारी का इंतजार करता है, और उनके सामने एक ऐसे दिग्गज और कद्दावर और लोकप्रिय जनाधार वाले मुख्यमंत्री हैं, जिनके सामने आकर
बीजेपी के नेता उस अनुशासन में जरूर बंधे रहते हैं, लेकिन वो ये महसूस करते हैं कि शिवराज जी इतने बड़े हो गए हैं कि उसके आगे वो सब अपने को काफ़ी कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में महसूस करते हैं। कांग्रेस में कमोबेश यही कमलनाथ जी के सामने स्थिति है। इसमें दोनों पार्टियां एक जैसी नजर आती हैं, लेकिन दोनों के लिए मंत्र क्या है? 30 सेकंड 40 सेकंड में आपकी राय। जी जी। नहीं, देखिए शरद जी, संक्रमण तो दोनों पार्टियों में है। ऐसा नहीं कि बीजेपी में बड़ा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद क्या स्थिति बनी है। मुकुल राय वापस चले गए और भी बहुत से लोग वापस टीएमसी में जाना चाह रहे हैं। वहाँ कर्नाटक में येदियुरप्पा के खिलाफ झंडा बुलंद किया जा रहा है। त्रिपुरा में जो नेतृत्व संगठन है उसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा में सब बिल्कुल सही चल रहा है, ऐसा नहीं है। पार्टियों में इस तरह की देखिए, मुझे तो लगता है कि बीजेपी की जहां तक बात है तो वो तो हमेशा तैयार रहती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। वो हमेशा चुनाव के प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहती है। कांग्रेस को निश्चित तौर पे अपने जो पूरे साथी हैं उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, अपने जो आपसी मन मुटाव हैं और इस तरह के जो विवादास्पद निर्णय हैं वो कमलनाथ को ना लेके सारे साथियों को अगर साथ में लेके अगर वो चलेंगे तो मुझे लगता है कि उनका नेतृत्व ज़्यादा बेहतर साबित हो पाएगा। क्योंकि अगर बिल्कुल सर, राकेश चतुर्वेदी जी को अगर कहीं का प्रभारी बनाना था तो कहीं और का प्रभारी बना देते, वहीं का जाके आपने क्यों प्रभारी बनाया जहां पे पहले ही से विवाद की स्थिति है। तो कमलनाथ जी को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम जब तक सब साथियों को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक हमें एक बार फिर से 2023 में सत्ता शायद मिल पाए। शायद दोनों ही पार्टियों के लिए मैसेज बहुत साफ है कि भविष्य के नेताओं को चुनिए और उनको ये बता भी दीजिए कि ये आने वाला समय आपका है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना बिना परिश्रम के संभव नहीं है। चाहे आप कमलनाथ जी की बात करें जिनका 40 साल का लंबा करियर है, या फिर शिवराज जी की भी बात करें जो कमोबेश राजनीति में लगभग इतना ही अनुभव रखते हैं और लगभग 3 दशक के आसपास का उनका भी विधायी और संसदीय जीवन रहा है। लेकिन चुनौती ये भी है कि बीजेपी में भी बहुत इसी पैरामीटर के नेता, बड़े कद के नेता हैं और कांग्रेस में भी ये स्थिति है। लेकिन इसके बीच में समायोजन, केंद्रीय नेतृत्व और आला कमान को ढूंढना है और ये काम पंच परमेश्वर होकर ही किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अगर पलड़ा किसी एक तरफ झुका तो उस पार्टी के लिए ये बड़ी चुनौती है। जीतने वाली पार्टी के लिए भले ही अभी ये चुनौती न देखी जाए, लेकिन चुनौती वहाँ भी बराबर यही है। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी, बहुत शुक्रिया भदौरिया साहब, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।